क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी की जमीन पर अपना क्लेम कर सकती है, चाहे फिर वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और मिसअंडरस्टूड लॉ वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड की। ये बनाया गया था रिलीजियस एंडाउमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आज ये बोर्ड इतना इन्फ्लुएंशियल हो चुका है कि अपनी पावर्स का गलत फायदा उठा रहा है। सोचो, एक दिन आप उठते हो और आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी, मंदिर, आपकी जमीन या पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम कर लिया है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि भारत में हजारों लोगों की हकीकत है। पुराने हिंदू मंदिरों से लेकर पूरे गांव तक वक्फ बोर्ड ने इन प्रॉपर्टीज को वक्फ टैग दे रखा है, बिना किसी वार्निंग के, और लोगों को लीगल फाइट करने का मौका भी नहीं मिल रहा। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे वक्फ एक्ट, जो ओरिजिनली मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए था, अब अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है, और इस वजह से लोगों के बीच प्रॉपर्टी ओनरशिप पर डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया जैसे सेक्युलर देश में इंसाफ और फेयरनेस के सवाल खड़े कर रहा है। क्या सच में वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल बन गया है कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता? सितंबर 2022 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के तिरुचेंदुरई गांव के लोगों को एक बड़ा धक्का तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी गांव की पूरी जमीन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। Tamil Nadu, where in an area 7 villages that are said to be dominated by the Hindu community are now being claimed by the Waqf board as their own. ये बात तब सामने आई जब गांव के ही एक व्यक्ति राजगोपाल अपनी जमीन बेचने की कोशिश कर रहे थे। रजिस्ट्रार के ऑफिस ने उनसे कहा कि अपनी जमीन बेचने के लिए उन्हें पहले वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 389 एकड़ की पूरी जमीन, जिसमें पूरा तिरुचेंदुरई गांव और 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर आता है, वक्फ के अंडर है। इसके बाद राजगोपाल ने अपनी प्रॉपर्टी के पुराने पेपर्स को ध्यान से चेक किया, लेकिन कहीं भी वक्फ बोर्ड का कोई मेंशन नहीं था। In fact, the villagers showed us land papers to claim that the land belongs to them for generations and not the Waqf board. Not just this, their homes, the Waqf says, has also a state claim to a 1500-year-old temple. वक्फ बोर्ड का तमिलनाडु के पूरे गांव पर क्लेम करना सीधा आर्टिकल 300A का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 300A कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से बिना कानूनी प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि सरकार या कोई भी एजेंसी बिना कानूनी तरीके से किसी की जमीन या प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। सवाल ये उठता है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश में, जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी और चेक्स एंड बैलेंसेस जैसे डॉक्ट्रिन्स है, कैसे एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आर्बिट्रेरली किसी भी लैंड, टेम्पल और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर अपना क्लेम कर सकती है और भारत की 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर बन जाती है। इसे समझने से पहले वक्फ और इसके ओरिजिन को समझते हैं। वक्फ शब्द एक अरबिक रूट वर्ब वकाफा से आता है, जिसका मतलब है टू स्टॉप, टू कंटेन और टू प्रिजर्व। इस्लामिक लॉ में वक्फ एक इच्छापूर्वक और स्थायी रूप से अपने धन या संपत्ति के एक हिस्से को रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए समर्पित करना है। वक्फ को इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक माना जाता है। हालांकि कुरान में वक्फ का कोई सीधा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन सूरह आले इमरान से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें मेंशन है, You will never achieve right ears until you donate some of what you cherish, and whatever you give is certainly well known to Allah. ये आयत वक्फ के मकसद को समझने में मदद देती है, जो कि दान देना और दूसरों की मदद करना है। ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय हिजरत के बाद पहला वक्फ 600 खजूर के पेड़ों के बाग से बना था। इस वक्फ के फायदे मदीना के गरीबों को खिलाने के लिए थे। इस्लामिक हिस्ट्री में वक्फ का पहला एग्जाम्पल सामने आता है जब हजरत उमर ने खैबर में समांग नामक जमीन के धार्मिक उपयोग के लिए प्रॉफिट मोहम्मद से सलाह मांगी। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, संपत्ति को बांट दो और इसका उपयोग इंसानों के लिए रखो। इसे बेचा ना जाए और न ही ये दान या विरासत का हिस्सा बनने पाए, और इससे जो फायदा होगा उसे गरीबों के लिए अल्लाह के रास्ते में समर्पित करो। वक्फ का कॉन्सेप्ट यानी चैरिटेबल एंडाउमेंट्स भारत में ब्रिटिश रूल से कई साल पहले से था, खासकर मुस्लिम रूलर्स के समय से। ये वक्फ इस्लामिक लॉ के तहत चलाए जाते थे और मुख्य रूप से रिलीजियस, एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होते थे। भारत में वक्फ का प्रारंभिक संदर्भ 14th सेंचुरी में आयन मुल्क इब्न बहारू की बुक इंशाए बहारू में मिलता है। इसके अनुसार मोहम्मद घोरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव वक्फ किए थे। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद की इस्लामिक रियासत भारत में
फलती फूलती रही, वैसे वैसे वक्फ प्रॉपर्टीज की संख्या भी बढ़ती गई। 19th सेंचुरी के आखिरी दौर में भारत में वक्फ को खत्म करने की बात उठी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वक्फ अल औलाद के खिलाफ एक फैसला सुनाया, जो एक ऐसे प्रकार का वक्फ था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित किया जाता था। ये फैसला बाद में 1894 में लंदन के प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा। 4 ब्रिटिश जजेस जिन्होंने ये केस सुना, वक्फ को सबसे खराब और सबसे हानिकारक तरीके से चलने वाली परपेचुइटी के रूप में वर्णन किया और वक्फ को इनवैलिड घोषित कर दिया था। लेकिन ये फैसला इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया और मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913 ने वक्फ के संस्थान को बचाया और इसमें वक्फ को डिफाइन किया। इसके अनुसार वक्फ का मतलब है मुसलमान धर्म को मानने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी को परमानेंटली डेडिकेट करना, मुसलमान कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। इसके बाद 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको वक्फ प्रॉपर्टीज के बेटर मैनेजमेंट के लिए लाया गया था। आपने अक्सर ये सुना होगा, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कंडीशन है जो वक्फ प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होती है। इसका मतलब है अगर एक बार प्रॉपर्टी वक्फ हो गई तो इसको किसी भी कंडीशन में सेल नहीं किया जा सकता। गिफ्ट या इनहेरिटेंस के थ्रू ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं दी जा सकती और इसका यूज स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही होगा। जैसे अगर वक्फ डीड में लिखा है कि प्रॉपर्टी मदरसा के लिए है तो उसको बस उसी काम के लिए यूज किया जाएगा। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बनाने से पहले प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, जिसे वक्फनामा या वक्फ डीड कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है उसे वाकिफ कहते हैं। इसके बाद वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का सर्वे करता है और फिर इसके बाद प्रॉपर्टी को एज अ वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। वक्फ बोर्ड एक अथॉरिटी है जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है और लगभग हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है। भारत में टोटल 32 वक्फ बोर्ड्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं। इन बोर्ड्स को सेंट्रल वक्फ काउंसिल रेगुलेट करती है, जिसे 1954 वक्फ एक्ट के अंडर एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में बनाया गया था। वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें लैंड, बिल्डिंग्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड हैं और लगभग 16,500 मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। मूवेबल प्रॉपर्टीज में ऐसे असेट्स शामिल होते हैं जो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जैसे कैश, ऑर्नामेंट्स और अदर वैल्यूएबल आइटम्स। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पहली बार वक्फ को एक लीगल फ्रेमवर्क दिया थ्रू द वक्फ एक्ट 1954। ये एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रॉपर मैनेजमेंट और सुपरविजन इंश्योर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। जब वक्फ एक्ट 1954 इम्प्लीमेंट हुआ, उस टाइम पर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी, लाइक किस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है या नहीं, तो इस केस में सिविल कोर्ट को फाइनल अथॉरिटी दी गई थी। मतलब अगर कोई वक्फ का केयर टेकर, मुत्तावली या किसी इंडिविजुअल को वक्फ प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्शन होता तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता था और सिविल कोर्ट का जजमेंट आखिरी होता था। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने एक नए वक्फ कानून को इंट्रोड्यूस किया, जिससे पुराने वक्फ एक्ट 1954 रिप्लेस किया गया। इस नए वक्फ एक्ट 1995 में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए जो वक्फ बोर्ड को और भी पावरफुल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी बना देते हैं। पहले जो वक्फ रिलेटेड डिस्प्यूट सिविल कोर्ट्स के थ्रू सॉल्व होते थे, उनके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया अंडर सेक्शन 83 एंड सेक्शन 85। सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग वक्फ ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया जो वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करेंगे। सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग जब वक्फ ट्राइब्यूनल कोई डिसीजन ले लेती है तो उसको किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो वक्फ एक्ट 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया वो वक्फ की डेफिनेशन को लेकर था। वक्फ का मतलब होता है प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन बाय अ मुस्लिम फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। लेकिन 1995 के एक्ट में वक्फ की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और इसमें यह इंक्लूड किया गया कि वक्फ प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ मुस्लिम फेथ के लोग ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। इसी एक्ट के सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को बिना स्टेट वक्फ की परमिशन के बेच, गिफ्ट या ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो ट्रांसफर इलीगल और वॉइड माना जाएगा। वक्फ एक्ट के सेक्शन 51 में ये भी मेंशन है कि वक्फ प्रॉपर्टी के स्टेटस को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक प्रोटेक्ट करना है।
मतलब अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी को कन्वर्ट या ट्रांसफर करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के कानून के अगेंस्ट नहीं बल्कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट भी होगा। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस एक्ट का मेन पर्पस था कि कम्युनल डिसहार्मनी को प्रिवेंट किया जा सके। इसके अंडर ये इंश्योर किया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी रिलीजियस प्लेस का स्टेटस चेंज नहीं होगा। एक तरफ 1991 का ये लॉ कहता है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई भी रिलीजियस प्लेस जिसका 1947 में जो स्टेटस था उससे आगे कोई बदलाव नहीं होगा। और दूसरी तरफ 1995 में वक्फ एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें वक्फ बोर्ड को क्वाजी जुडिशियल पावर्स दी गई। इसका मतलब है कि अब वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज का ही मैनेजमेंट नहीं करेगी बल्कि डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक अथॉरिटी भी बन गई है। वक्फ बोर्ड को ये पावर्स दी गई कि वो अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सके और उन प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट्स को वक्फ ट्रिब्यूनल के थ्रू सॉल्व करे। अब सवाल ये उठता है कि जब मंदिरों को वापस रिस्टोर करने की बात आई तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया ताकि कम्युनल डिसहार्मनी ना हो। लेकिन 1995 के वक्फ एक्ट के थ्रू एक स्पेसिफिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन यानी वक्फ बोर्ड को क्वाजी जुडिशियल पावर्स देकर अपनी आस्था की जगहों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1995 का वक्फ एक्ट दोनों ही अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करते हैं। लेकिन जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो ये लॉज एक डिबेट को जन्म देते हैं। एक तरफ मंदिरों के रिस्टोरेशन को रोकना और दूसरी तरफ वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल पावर्स देना, क्या ये सच में एक सेक्युलर अप्रोच है? 2006 में साचार कमेटी रिपोर्ट और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया। साचार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुस्लिम कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हाईलाइट किया। इसने ये बताया कि मुस्लिम एजुकेशनली और इकोनॉमिकली पीछे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा लूपहोल ये था कि साचार कमेटी ने ये नहीं बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी के कौन से सेक्शंस बैकवर्ड हैं। मुस्लिम कम्युनिटी इटसेल्फ एक डाइवर्स ग्रुप है। इसमें अपर क्लास अशरफ्स और लोअर क्लास अल्जाफ और अर्जल्स, जिनको पश्मिंदा मुस्लिम्स भी कहा जाता है, शामिल हैं। साचार कमेटी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट हो और मुस्लिम कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो सके। लेकिन ये सोचना कि वक्फ बोर्ड के थ्रू सारी मुस्लिम कम्युनिटी का भला हो जाएगा थोड़ा अनरियलिस्टिक था। ये इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड काफ़ी हद तक अपर क्लास मुस्लिम्स जैसे कि अशरफ्स, जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल्स हैं, डोमिनेट करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में ज़्यादा होता है, जबकि पश्मिंदा मुस्लिम्स, जो कम्युनिटी के मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उतना रोल नहीं होता। और अगर मुस्लिम वेमेन की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम वेमेन का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। बैकवर्ड मुस्लिम वेमेन का रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल है ही नहीं। इनके इश्यूज जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल स्टेटस को भी एड्रेस नहीं किया जाता। 2013 के अमेंडमेंट्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस ऐड किए गए जिनका नतीजा ये निकला कि जहां 2000 वक्फ के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, वो 2024 तक आते आते दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। इंडिया के वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा के हिसाब से फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास टोटल 8,54,509 प्रॉपर्टीज हैं जो 8 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर फैले हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। 76 वर्षों में सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई। यहाँ सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है जबकि देश की जमीन उतनी ही है जितनी पहले थी। इसका जवाब छिपा है वक्फ एक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस में जो वक्फ बोर्ड को सिर्फ पावरफुल ही नहीं बनाते बल्कि इसको एब्सोल्युटली पावरफुल बना देते हैं। 2013 के अमेंडमेंट में वक्फ एक्ट के सेक्शन 3 में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट ऐड किया जाता है। इसको सिंपल टर्म्स में कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, even if a property was turned into waqf based on its use, it will remain a waqf. And just because that use have stopped, no matter how long, it does not mean the waqf ends. वक्फ क्रिएट करने के लिए नॉर्मल केसेस में फॉर्मल डेडिकेशन या वक्फ डीड की ज़रूरत होती है, लेकिन वक्फ बाय यूज़र में ये ज़रूरत नहीं होती। सपोज एक ज़मीन है जहाँ पर लोगों ने बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन के एक मस्जिद बना दी। लोग वहाँ रोज़ नमाज पढ़ने जाते हैं और ये मस्जिद लंबे समय से रिलीजियस और पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। ये ज़मीन टेक्निकली वक्फ नहीं थी, लेकिन पब्लिक ने उसे वक्फ के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसे केस में ये वक्फ बाय यूज़र बन जाता है।
और लीगली भी इस प्रॉपर्टी को वक्फ के अंडर माना जाएगा। यही कारण है कि आज भारत में हजारों की संख्या में इल्लीगल मस्जिद, ग्रेवयार्ड्स और मजारों का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर के अंडर ये सब बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन या लीगल डॉक्यूमेंट्स के वक्फ प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ऊना जिले का गांव है जहां चोरी छिपे एक मस्जिद बना दी गई। एक खाली प्लॉट, उस पर साल दर साल धीरे धीरे बिल्डिंग बनाई गई और बीते कुछ दिनों में जब लोगों की नजर पड़ी तो एक मस्जिद बनकर तैयार हो चुकी। यह है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का बसोली गांव। इस गांव में 100% हिंदू आबादी, लेकिन यहां एक मस्जिद बनकर तैयार है। जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, अब वहां जानवर कम और मज़ारें ज्यादा दिखाई देती हैं। जिम कॉर्बेट के अंदर करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करते ही आपको मज़ारें दिखनी शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आपको एक मज़ार दिख रही होगी, लेकिन आगे बढ़िए तो यह संख्या बढ़ती जाएगी। सर्वे जो उत्तराखंड सरकार ने करवाया है उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा अवैध मज़ारें उत्तराखंड में पाई गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंगल के अंदर ही टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट ऑफिस मौजूद, फॉरेस्ट रेंजर तैनात है, फिर भी अतिक्रमण कैसे हो रहा है? वक्फ एक्ट 1995 का एक सेक्शन है, सेक्शन 40। सेक्शन 40 का सीधा मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड को जब भी लगे कि कोई जमीन या प्रॉपर्टी वक्फ है तो वो खुद अपनी मर्जी से इंक्वायरी कर सकता है और फैसला सुना सकता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। ये फैसला तब तक फाइनल होगा जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल इसको कैंसिल या मॉडिफाई नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिसीजन सिविल कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पर अपना हाथ रख दिया तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो सकती है और जो असल मालिक है वो वक्फ बोर्ड के डिसीजन को किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज तक नहीं कर सकता। ये प्रोविजन सिर्फ आर्टिकल 300A का ही वायलेशन नहीं करता, बल्कि 2 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन करता है। राइट टू फेयर ट्रायल, जो आर्टिकल 21 के अंडर कंसिडर किया जा सकता है, एंड राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। राइट टू फेयर ट्रायल का मतलब है कि हर व्यक्ति को एक फेयर और अनबायस्ड प्रोसेस के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी मैटर का फैसला कोर्ट में मिलना चाहिए। लेकिन सेक्शन 40 के अंडर ये फेयर प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि वक्फ का फैसला फाइनल होता है जो ट्राइब्यूनल के अलावा किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 का मतलब है कि सभी लोगों को लॉ की नज़र में बराबर माना जाना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो एक्सक्लूसिव पावर्स है वो किसी और रिलीजियस या सिविल बॉडी के पास नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है तो इसके असली मालिक को वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं और अपील का ऑप्शन नहीं मिलता, जो एक अनइक्वल ट्रीटमेंट है। एक तरफ वक्फ बोर्ड के पास एब्सोल्यूट पावर्स है और दूसरी तरफ आम सिटीजन के पास अपनी प्रॉपर्टी बचाने का रास्ता भी नहीं है। और फिर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। My colleague Akansha filed this report from Mathura, where the Waqf Board claims that the land of the Shahi Idgah belongs to them. However, RTI filed by Hindu side has debunked this claim of the Waqf. The Madhya Pradesh High Court has set aside an order of the State Waqf Board claiming ownership of some of the prominent historical monuments in Burhanpur district. Back in 2013, the Madhya Pradesh Waqf Board had declared the tomb of Shah Shuja, the tomb of Nadir Shah, Bibi Sahib's Masjid and a palace situated in front of Burhanpur as its property. All of these, they say, fall under the Ancient Monuments Preservation गांव का Act. नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे पता चलता है कि ये जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली। बिहार से पहले तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड ने इसी तरह से पूरे गांव की जमीन पर अपना दावा करके लोगों को अपने मकान खाली करने के आदेश दिए। सिर्फ यही नहीं, 2014 में इलेक्शन से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ को गिफ्ट कर दी थी। यूपी सुन्नी बोर्ड के द्वारा ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी होने का दावा करना। हालांकि इससे फ्रस्ट्रेट होकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से शाहजहां द्वारा साइन किया गया वक्फनामा दिखाने को कहा। कोटावुरु के प्राचीन जैन टेम्पल पर अपना क्लेम करना। ये गिनती यहीं पर खत्म नहीं होती। भारत में ऐसे हजारों प्रॉपर्टीज, लैंड, टेम्पल्स हैं जिन पर वक्फ बोर्ड आर्बिट्रली अपना क्लेम कर चुका है। अभी हाल ही में वक्फ एक्ट 1995 में कुछ बदलाव करने के लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक बार इसके की प्रोविजंस को जान लेते हैं। इसमें वक्फ प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन को क्लैरिफाई करके वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन किया गया है। ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि अगर किसी ने वक्फ अल औलाद अपने औलाद के लिए वक्फ किया है तो ये वक्फ किसी भी तरीके से डोनर के वारिस, स्पेशली विमेन के इनहेरिटेंस राइट को डिनाई नहीं करेगा। कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी जो वक्फ के रूप में आइडेंटिफाई की गई है, उस प्रॉपर्टी को अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 40 जिसके अंडर वक्फ बोर्ड को एब्सोल्यूट पावर्स दी गई थी, इसको हटा दिया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे अब स्टेट रेवेन्यू लॉस के हिसाब से किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनाया गया है।
बैकवर्ड मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन मिलना इंश्योर किया गया है। मुस्लिम वुमेन को भी बोर्ड में एक स्पेसिफिक कोटा या सीट दी गई है ताकि उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट्स में अपील और चैलेंज किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रोल को स्ट्रेंथन किया गया है। इसमें बोहरा और आगा खानी सेक्ट के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव है। यहाँ तक कि वक्फ का कॉन्सेप्ट हर इस्लामिक देश में नहीं है। टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक जैसे बड़े इस्लामिक कंट्रीज ने या तो वक्फ प्रॉपर्टीज को नेशनलाइज करके गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया है या फिर इसको खत्म कर दिया है।